मॉर्निंग एवरीबॉडी। महाराजा सूरजमल पीजी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहसिन खान आपके सामने इतिहास विषय लेकर आया हूँ। बीए थर्ड ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारत का इतिहास, उसकी चर्चा हम करेंगे। आज इसका सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आंग्ल मराठा संबंध या अंग्रेजों और मराठों के मध्य जो संघर्ष हुआ उसकी हम चर्चा करेंगे। तीन जो युद्ध बताए जाते हैं अंग्रेजों और मराठों के मध्य हैं। प्रथम जो संघर्ष हुआ 1775 से लेकर 1782 तक साल बाई की संधि के द्वारा उसका अंत हुआ। इसके बाद फिर 1803 अगले 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों के मध्य शांति बनी रही। 1803 से 1806 में फिर से संघर्ष हुआ लॉर्ड वेलेस्ली के समय। तत्पश्चात फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स जब 1813 से 1823 तक भारत के गवर्नर बनकर आया, अंग्रेज गवर्नर जनरल बनकर आया, उसके समय में तीसरा आंग्ल मराठा संघर्ष हुआ जिसमें मराठाओं को पूरी तरह से पराजित करके अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार से हम आंग्ल मराठा संबंध के ऊपर आज चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम, मराठा जो साम्राज्य था उसकी जो नींव रखी थी छत्रपति शिवाजी के द्वारा रखी थी और मुगल साम्राज्य शक्तिशाली शासक औरंगजेब को भी उन्होंने सीधी चुनौती दी थी और औरंगजेब भी मराठों की शक्ति का अंत नहीं कर पाए थे। शिवाजी के बाद जब मराठा शक्ति का उत्कर्ष उत्तर भारत में हुआ, विशेषकर सदा शाहू के समय में और जो पेशवाओं के दिन विशेषकर बालाजी बाजीराव प्रथम के समय में उत्तर भारत में मराठों ने अपनी छाप छोड़ी। उत्तर भारत के क्षेत्रों पर अधिकार किया, कई क्षेत्रों पर अपने प्रभाव छोड़ा। तो छत्रपति शाहू के समय मराठा शक्ति एक मराठा संघ के रूप में संघ के रूप में अपना काम उन्होंने किया और उत्तर भारत तक में उन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार किया। परंतु जब पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1761 में, जनवरी 1761 में, उसमें मराठों की जो पराजय हुई उससे मराठा साम्राज्य को काफी क्षति पहुंची। इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है। डॉक्टर जो मराठा इतिहासकार है JS सरदेसाई, उसके अपने विचार है, जदुनाथ सरकार के अपने विचार है। दोनों एक दूसरे के विचारों की तर्क संगत आलोचना करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से मराठाओं की शक्ति हो। दूसरी ओर सरदेसाई जी बताते हैं कि मराठाओं को ज्यादा नुकसान नहीं हो और फिर से माधवराव प्रथम के समय वापस उभर गए थे। 1761 में जब शाहू के समय में थोड़ी सी सत्ता परिवर्तन में हलचल हुई क्योंकि पेशवाओं के पास अब शक्तियां ज्यादा आने लगी थी। अब मराठा साम्राज्य का केंद्र पूना, पहले जो सतारा का छत्रपति का गढ़ था उसकी जगह पूना आ गया। अब पूना में पेशवाओं की शक्ति के अधीन लेकर मराठा परिसंघ का एक से निर्माण हुआ। उसके दिन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, उत्तर दक्षिण क्षेत्रों में उनके साम्राज्यवादी विस्तार की नीति चली। 1761 का जब पानीपत की तीसरी पराजय का सामना करना पड़ा तो उनको कुछ समय के लिए क्षति अवश्य उठानी पड़ी। परंतु माधवराव प्रथम जो अगले पेशवा बाजीराव के समय, जो बाजीराव द्वितीय उसके समय जो पेशवा थे उनकी जो मृत्यु जाती है, तो हम देखते हैं कि माधवराव प्रथम के समय किस प्रकार से मराठाओं की शक्ति फिर से बढ़ती है। और बाद में 18वीं सदी के अंत तक देखते हैं कि महादेव सिंधिया और नाना फडणवीस जैसे नेताओं के द्वारा मराठा शक्ति का किस तरह से विस्तार होता है। लेकिन जैसे ही माधवराव प्रथम की मृत्यु होती है 1772 में, उसके बाद मराठा शक्ति का धीरे धीरे ह्रास होना शुरू होता है और इस ह्रास का फायदा उठाया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों की मराठों की प्रतिनीति के तीन मुख्य उद्देश्य थे। दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीति थी, मराठों को लेकर जो नीति थी, उसके तीन मुख्य उद्देश्य थे। पहला, अंग्रेज ये जानते थे कि दक्षिण भारत की जो तीन मुख्य शक्तियां हैं, मराठा, निजाम और हैदर अली, यानी कि मैसूर का शासक हैदर अली, अगर तीनों इकट्ठे हो जाते हैं तो अंग्रेजों के लिए सीधी चुनौती होगी और हो सकता है कि दक्षिण भारत में अंग्रेज पूरी तरह से समाप्ति हो जाए। दूसरी जो नीति थी वह ये थी कि मराठे सबसे अधिक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी थे। अंग्रेज इस बात को भली भांति जानते थे। अतः अंग्रेजों को ये भी मालूम था कि मराठों के अंदर घरेलू झगड़ा भी चल रहा है, तो इस स्थिति का फायदा उठाकर वे उत्तर व दक्षिण के क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लेंगे, क्योंकि मराठों के आपसी संघर्ष का फायदा उठाकर
तीसरी जो उनकी नीति थी कि दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सालसर, बसीन और ऐसे ही कुछ जो भाग थे उनको अंग्रेज प्राप्त करना चाहते थे ताकि पश्चिमी भारत पर उनकी स्थिति मजबूत हो सके। तो ये 3 इनकी नीति थी और इसमें केंद्र था मराठा शक्ति को लेकर। अब हम बात करेंगे आज आंग्ल मराठा संबंध की, किस वजह से इनके मध्य संघर्ष की शुरुआत हुई। अंग्रेजों की ये तमन्ना थी कि वे मराठाओं से पेशकश करके कि सालसर और बसीन के जो मुख्य प्रदेश है वो उनको दे दे, परंतु मराठों ने उनके बाद ठुकरा दी और उनको शांतिपूर्वक इन क्षेत्रों को सौंपने से उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन जब 18 नवंबर 1772 को माधवराव प्रथम मराठा पेशवा की मृत्यु हुई, उसके पश्चात परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगी। माधवराव प्रथम के बाद उनका जो उत्तराधिकारी हुआ नारायण राव, वे उत्तराधिकारी हुआ, परंतु नारायण राव के जो चाचा थे रघुनाथ राव, जो इतिहास में राघोबा के नाम से भी प्रसिद्ध है, उन्होंने सत्ता त्यागी को खुद पे पेशवा बनना चाहता था। इसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अप्रैल 1773 में नारायण राव की हत्या करवा दी। नारायण राव के कोई पुत्र नेता वर्तमान में कोई संतान नहीं थी, अतः पेशवा स्वयं राघोबा बन गया। परंतु इसी समय एक व्यक्ति का मराठा साम्राज्य में उत्कर्ष होता है, बालाजी जनार्दन, जो मराठा इतिहास में नाना फडणवीस के नाम से भी जाने जाते हैं, नाना फडणवीस के नाम से भी जाने जाते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुरंत एक 12 संसद का गठन किया, जिसमें कुछ व्यक्तियों को साथ सम्मिलित किया और उसके द्वारा शासन का प्रबंध करना उन्होंने शुरू कर दिया। क्योंकि राघोबा से सब चिढ़ने लगे, क्योंकि उन्होंने नारायण राव को यानी पेशवा की हत्या करके स्वयं पेशवा बनाकर उनका पेशवा मानने से उनको इनकार कर दिया। लेकिन 12 संसद और नाना फडणवीस के समस्या ये थी कि अगला पेशवा किससे बनाया जाए, क्योंकि नारायण राव की कोई संतान नहीं थी। परंतु नारायण राव की जो पत्नी थी वह गर्भवती थी और 1774 में उन्होंने एक बालक को जन्म दिया, जिसको माधवराव द्वितीय के नाम से अगला पेशवा चुन लिया गया 12 संसद के द्वारा, और नाना फडणवीस को उसका क्या बना दिया गया, संरक्षक बना दिया गया। इस प्रकार से अब उन्होंने राघोबा को वहां से मराठा राज साम्राज्य से खदेड़ दिया। खदेड़ने के पश्चात में राघोबा सीधे बंबई काउंसिल के पास चला गया, क्योंकि उस समय 3 मुख्य काउंसिल थी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की, बंबई काउंसिल, मद्रास काउंसिल और कलकत्ता काउंसिल। वे बंबई काउंसिल के पास चला गया और वहां उन्होंने अपनी जान की रक्षा की, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी करने का आदेश दे दिया गया था। 6 मार्च 1775 को सूरत की संधि हुई है, सूरत की संधि 6 मार्च 1775। सूरत की संधि एक तरह से प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष की जर्नी हम कह सकते हैं। किस किस के मध्य हुई थी, बंबई काउंसिल व राघोबा या रघुनाथ की बात कर बंबई काउंसिल के समय चला गया था। बंबई काउंसिल इसका फायदा उठाने की कोशिश की। 6 मार्च 1775 को संधि हुई। बंबई काउंसिल के तत्कालीन अध्यक्ष थे वॉन बाई और राघोबा के मध्य संधि हुई। संधि की कुछ शर्तें इस प्रकार थी, अंग्रेज राघोबा को पेशवा बनाने में पूरी मदद करेंगे, वहीं राघोबा पेशवा बनाने के उपलक्ष्य में कंपनी को सालसर, बसीन और जम्बूसर के जो प्रदेश है वे अंग्रेजों को सौंप देंगे। इसी तरह से राघोबा की सुरक्षा के लिए जो 2500 अंग्रेज सैनिक उनके राज्य में पूना में नियुक्त होंगे, उसका खर्चा भी वे राघोबा स्वयं देगा। राघोबा स्वयं उनका खर्चा देगा और अपनी सुरक्षा के एवज में राघोबा ने कंपनी को यानी कि मुंबई काउंसिल को 6 लाख रुपए देना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से सूरत की संधि हुई। अब सूरत की संधि जब हुई उससे पहले 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट भी पारित हो चुका था। उस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा केंद्रीकरण की नीति अपनाई, क्योंकि 3 काउंसिल थी, बंबई, मद्रास और कलकत्ता। उसने कलकत्ता काउंसिल को ज्यादा पावर दे दिया गया था और कलकत्ता का जो गवर्नर थे उसको गवर्नर जनरल स्वीकार कर लिया। तो 3 काउंसिलों के ऊपर उसकी एक छत्र अधिकार ज्यादातर दे दिए गए थे, परंतु बंबई काउंसिल ने बिगर इजाजत के क्या कर दिया, राघोबा के साथ संधि कर ली थी। अतः अब प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष की
शुरुआत होती है। प्रथम आंग्ल मराठा ये जो लड़ाई 1775 से लेकर 1782 तक चला है। इसके बारे में एक घटनाक्रम इसको में आपके सामने करूंगा। सूरत की संधि के अनुसार बंबई सरकार ने राघोबा की सहायता और एक सेना भेजी। संधि हुई, सहायता के लिए सेना भेजी क्योंकि उनको पेशवा बनाना था। तो इस सेना ने अराज सामा के स्थान पर मराठा सेना को पराजित किया और मराठा पराजित करने के साथ साथ जो सालसेट का क्षेत्र था जिसको अंग्रेज चाहते थे उसको उन्होंने अधिकार कर लिया। परंतु इसी समय बंगाल काउंसिल जो दोनों काउंसिलों के ऊपर मुख्य बना दी गई थी उसने सूरत की संधि को अस्वीकार कर दिया। हस्तक्षेप करके उस सूरत की संधि को अस्वीकार कर दिया और युद्ध बंद करने के आदेश दे दिए। युद्ध बंद करने के आदेश दे दिए कि तुरंत आप युद्ध बंद कर दिया, हमारी जो आपने युद्ध चालू किया है 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के नियमों का ये उल्लंघन करता है। बंगाल परिषद ने जो उसके हेड थे वारन हेस्टिंग्स ने कर्नल अपटन को तुरंत मराठों से बातचीत करने के लिए भेजा। मराठों से उनकी बातचीत शुरू हुई परंतु बातचीत बिगड़ गई। बातचीत बिगड़ने का मतलब ये का कारण ये रहा है कि अंग्रेजों ने राघोबा को मराठों को सौंपने से इनकार कर दिया और सालसेट और वसीम के जो क्षेत्र उन्होंने जीते थे उस क्षेत्रों को भी सौंपने से उन्होंने इनकार कर दिया। तो युद्ध पुनः शुरू हो गया। इस युद्ध में मराठे पूरी तरह पराजित हुए और मराठों को एक और संधि अंग्रेजों के साथ करनी पड़ी जिसमें बंबई काउंसिल की, जो कलकत्ता काउंसिल की पूरी परमिशन थी, बंगाल काउंसिल की पूरी परमिशन थी, वह थी मार्च 1775 की पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि मार्च 1776। युद्ध शुरू हो चुका था, उसको दबाने के लिए, से बातचीत करने के लिए कर्नल अपटन को भेजा गया था परंतु दोनों के मध्य संबंध राजीनामा नहीं हो सका। मराठा और अंग्रेजों के मध्य राघोबा को लेकर और साथ ही वसीम के क्षेत्रों को लेकर हो गया जिसमें मराठे पराजित हुए। मराठों को पुरंदर की संधि करनी पड़ी। इस संधि की कुछ शर्तें इस प्रकार थी जैसे अंग्रेजों ने राघोबा के लिए जो रकम खर्च की थी उसके लिए मराठे अंग्रेजों को उस रकम को सौंपना पड़ेगा। जितना भी खर्चा राघोबा के लिए खर्च किया था अंग्रेजों ने वह सारा पैसा किसको सौंपना पड़ेगा? मराठों को सौंपना पड़ेगा। इसके लिए उनको 12 लाख रुपए देने होंगे। कितने लाख रुपए? 12 लाख रुपए मराठों को अंग्रेजों को देने होंगे जिसको अंग्रेजों ने राघोबा के ऊपर खर्च किए थे। इसी तरह से सूरत की संधि रद्द कर दी गई और मराठों ने राघोबा को 3,15,000 रुपए की पेंशन देना स्वीकार कर लिया। सूरत की संधि रद्द कर दी गई और सूरत की संधि किससे रद्द की गई? पुरंदर की संधि से। और राघोबा रघुनाथ राव को 3,15,000 रुपए की वार्षिक पेंशन देना मराठों ने स्वीकार कर लिया। तीसरा, युद्ध में जो क्षेत्र अंग्रेजों को प्राप्त हुए थे वे अंग्रेजों के पास ही बने रहेंगे। सालसेट और वसीम के क्षेत्र अंग्रेजों के पास ही बने रहेंगे। एक तरह से अंग्रेजों को इस संधि से काफी फायदा हुआ। इस संधि पर जो हस्ताक्षर करता थे वे मराठा सरदार सुखाराम बापू थे और इधर से अंग्रेजों की तरफ से कर्नल अपटन ने इस संधि पर शुरुआत क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। परंतु बंबई सरकार और जो उस समय कलकत्ता में गवर्नर जनरल थे वारन हेस्टिंग्स की संधि को लेकर ज्यादा खुश नहीं हुए। फिर समय के साथ साथ कुछ परिस्थितियां ऐसे बनी कि संघर्ष की शुरुआत फिर से हो गई। 2-3 इसमें कारण थे। कारण तो यह था कि जो सुखाराम बापू नाना फडणवीस के मध्य कुछ बातों को लेकर मतभेद हो गया। उस समय एक अंग्रेज अधिकारी मॉनसन आए हुए थे। मॉनसन के द्वारा कुछ ऐसी बातें कही गई जिससे कि कर्नल सुखाराम बापू नाना फडणवीस से अलग हो गया। सुखाराम बापू जाकर किससे मिल गए? अंग्रेजों से मिल गया और कह दिया कि आप राघोबा को अपना पेशवा बना दीजिए, मैं आपके साथ। तो एक कारण तो ये रहा आगे संघर्ष के लिए। दूसरा कारण ये रहा कि 1778 में एक फ्रांसीसी दूत था, सेंट लुबियन नामक दूत जो आया हुआ था मराठा साम्राज्य में, उसका स्वागत किया गया। मराठा शासकों को काफी स्वागत किया गया। जबकि उस समय अंग्रेज अधिकारियों से मिलने गया तो उस पर ज्यादा अवगत नहीं की गई। इससे अंग्रेजों में काफी गुस्सा था और अंग्रेज वारन हेस्टिंग्स और बंबई सरकार चाहती थी कि वह अपना व्यक्ति कोई मराठा राज्य में बैठे और वहां से मराठों से अंग्रेजों को कुछ ज्यादा फायदा हो। इसलिए 1779 तक आते दोनों के मध्य फिर से संघर्ष की शुरुआत हो गई। जनवरी 1779 में तेलगांव का युद्ध लड़ा गया
और बंबई सरकार इस युद्ध में पूरी तरह से पराजित हुई। इस युद्ध का जो नेतृत्व कर रहे थे वह महादजी सिंधिया और मलराव राव होलकर इस युद्ध का समर्थन कर रहे थे। एलगाम के युद्ध में अंग्रेजों को पूरी तरह क्षति उठानी पड़ी और जिसका श्रेय जाता है महादजी सिंधिया और होलकर सरदार मलराव राव होलकर को। अतः अंग्रेजों को 29 जनवरी 1779 को बड़गांव की संधि करनी पड़ी। 29 जनवरी 1779 को बड़गांव की संधि। बड़गांव की संधि करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार अंग्रेज राघोबा को मराठों को सौंप देंगे। दूसरा, अब तक अंग्रेजों जितने भी मराठा प्रदेश को जीता है सब मराठों को वापस सौंप दिया जाएगा। तीसरा, जब तक अंग्रेज इन शर्तों को पूरा नहीं करेंगे तो अंग्रेज अधिकारी उनके पास मराठों के पास रहेंगे। एक तरह से मराठों की काफी बड़ी जीत थी है, जिसमें महादजी सिंधिया, मलराव राव होलकर जैसे लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था। बड़गांव समझौता अंग्रेजों के लिए घोर अपमानजनक था। जब वारन हेस्टिंग ने भी कहा था कि जब भी मैं बड़गांव समझौते की शर्तों को पढ़ता हूँ तो मेरा सर शर्म से झुक जाता है। अतः वारन हेस्टिंग ने दोबारा युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी और 2 सेनाएं भेजी। एक सेना का नेतृत्व कर्नल पॉफम के नेतृत्व में किया गया और दूसरी सेना का नेतृत्व कर्नल गॉडर्ड के नेतृत्व में किया गया। ये 2 सेना कर्नल पॉफम और गॉडर्ड के नेतृत्व में भेजी गई। दूसरी ओर नाना फडणवीस और मराठा सरदारों ने भी युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। नाना फडणवीस ने भोंसले, इंदौर, नागपुर के भोंसले, हैदराबाद के निजाम और मैसूर के हैदर अली के साथ एक समझौता कर लिया अंग्रेजों के विरुद्ध कि हम सब लड़के अंग्रेजों का सामना करेंगे। परंतु वारन हेस्टिंग ने यहाँ कूटनीति से काम लेते हुए भोंसले और हैदराबाद के निजाम को इस संधि से अलग कर दिया। केवल हैदर अली ही मराठों के साथ बना रहा। इसी तरह से जब 2 सेनाएं उनके नेतृत्व में भेजी गई तो कर्नल गॉडर्ड ने अहमदाबाद व वसीम पर अधिकार करते हुए बड़ौदा राज्य पर चढ़ाई कर दी और बड़ौदा के गायकवाड़ को उनसे एक संधि करनी पड़ी। बड़ौदा के गायकवाड़ को संधि करनी पड़ी और वे फिर कर्नल गॉडर्ड पूना की ओर बढ़ गया। इसी तरह से दूसरी ओर कर्नल पॉफम के नेतृत्व में एक सेना थी, उसने भी 1780 तक 3 अगस्त 1780 तक ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था और सिकरी नामक स्थान पर महादजी सिंधिया को भी उसने पराजित कर दिया था। सिकरी नामक स्थान पर महादजी सिंधिया को भी पराजित कर दिया था। यहाँ महादजी सिंधिया से इन्होंने एक संधि की। संधि के अनुसार मराठों के साथ समझौता करवाने में अंग्रेजों की मदद करेगा। इस प्रकार से प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष का जो अंत हुआ वह सालबाई की संधि के द्वारा हुआ। कौन सी संधि के द्वारा हुआ? सालबाई की संधि। सालबाई की संधि 17 मई 1782। दूसरी ओर जब सालबाई की संधि का बातचीत चल रही थी तो अभी भी युद्ध जारी था। ब्रिटिश सेना के दबाव को कम करने के लिए नाना फडणवीस, जो उनका मित्र था हैदर अली, मैसूर का शासक, उनसे कहा गया कि आप कर्नाटक पर आक्रमण करो ताकि अंग्रेज दूसरी जगह शिफ्ट हो। 2 तरह से दबाव उन पर बन सके। हैदर अली ने जैसा उन्होंने कहा उसने कर्नाटक के राज्य पर आक्रमण किया और इससे अंग्रेजों की हालत दिन कमजोर होती गई। हेस्टिंग ने वारन हेस्टिंग ने थोड़ा सा सोच समझ के काम करने की कोशिश की और उन्होंने एडल्सन नामक एक अंग्रेज अधिकारी को मराठों से बातचीत करने के लिए भेजा और कई पत्राचार भी किए। नाना फडणवीस से भी एडल्सन से कि जैसे तैसे करके आप मराठों के साथ समझौता कर लो। अंततः महादजी सिंधिया को साथ लेते हुए अंग्रेजों ने सालबाई की संधि की। इस संधि की कुछ शर्तें इस प्रकार थी। अंग्रेजों ने राघोबा का साथ छोड़ने का आश्वासन दिया और मराठों ने राघोबा के लिए 25,000 रुपए की पेंशन बांध दी। दूसरी ओर सालसेट और बड़ौच के क्षेत्रों को छोड़कर सभी मराठा राज्यों को उनके भूभाग लौटा दिए गए और सालसेट और बड़ौच के क्षेत्र रखे गए अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों ने माधव राव द्वितीय को पेशवा स्वीकार कर लिया। दूसरी ओर बड़ौदा का जो शासक था फतेह सिंह गायकवाड़ को बड़ौदा का शासक उन्होंने स्वीकार कर लिया। माधव राव द्वितीय को पेशवा स्वीकार कर लिया सालबाई की संधि के द्वारा और बड़ौदा के राजा को क्या स्वीकार किया? फतेह सिंह को बड़ौदा का शासक स्वीकार कर लिया।
तीसरा, इस संधि की स्वीकृति 6 माह के अंदर स्वीकृति होने के 6 माह के अंदर हैदर के जीते हुए प्रदेश, हैदर अली भी जीते हुए प्रदेश अंग्रेजों को लौटा देगा और पेशवा कर्नाटक के नवाब अंग्रेजों के विरुद्ध में सम्मिलित नहीं होगा। यदि हैदर अली समझौते के अनुसार कार्य नहीं करेगा तो महाजी सिंधिया हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता करेगा। इस संधि के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को भी काफी फायदा हुआ। फायदा यह हुआ कि अंग्रेजों ने जो मराठा और नाना फडणवीस के जो मित्र थे हैदर अली को उनके अलग कर दिया। नाना फडणवीस संधि से काफी नाखुश हुए और महाजी सिंधिया नाना फडणवीस के मध्य मतभेद उत्पन्न हो गए, क्योंकि हैदर अली ने उनके साथ समझौता जो किया था उससे उनको काफी मदद मिली थी, लेकिन अंग्रेजों ने कूटनीति से काम लेते हुए हैदर अली को भी उनसे अलग कर दिया और मराठों से भी संधि कर ली और उनको कम नुकसान पहुंचाते हुए दूसरों को हानि उन्होंने आसानी से पहुंचा दी। इसके सालबाई की संधि का इतिहास में काफी महत्व है। इस प्रकार से सालबाई की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। कैसे हुआ था? सूरत की संधि के द्वारा 6 मार्च 1775 को राघोबा रघुनाथ राव के द्वारा ये संधि बम्बई काउंसिल से की गई। बम्बई काउंसिल की संधि को बाद में रद्द किया गया था, मान्य स्वीकार कर दिया गया था बंगाल काउंसिल के द्वारा। अतः प्रथम आंग्ल युद्ध की शुरुआत हो गई। पुरंदर की संधि हुई मार्च 1776 में। सूरत की संधि को रद्द कर दिया गया संधि के द्वारा, परंतु अंग्रेजों और मराठों के मध्य पुनः संघर्ष की शुरुआत हो गई और बड़गांव की संधि की गई, जिसमें मराठों को काफी फायदा हुआ। और बड़गांव की संधि को तत्कालीन गवर्नर जनरल वाले ने स्वीकार नहीं किया और फिर से अंग्रेजों ने युद्ध की शुरुआत कर दी और अंत सालबाई की संधि के द्वारा अंग्रेजों को काफी फायदा हुआ और इस प्रकार से प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष की समाप्ति हुई। अब हम बात करेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष। लार्ड वेलेजली और द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष यह 1803 से लेकर 6 तक लड़ी गई। 1785 में वारन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल थे वे वापस इंग्लैंड चले गए। उनके बाद मैकफर्सन नामक एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने कार्यवाहक गवर्नर के रूप में 21 महीनों तक कार्य संभाला। कार्यवाही गवर्नर जनरल के रूप में काम संभाला। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए। उससे पहले 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट पारित किया गया था, जिसमें एक शर्त ये जोड़ी गई थी कि भारत में जो भी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है वे अपनी विस्तारवादी नीति को जारी नहीं रखेगी, बल्कि देशी राज्यों के प्रति हस्तक्षेप की नीति को जारी रखेगी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हस्तक्षेप की नीति का ही पालन किया। 1793 तक वे गवर्नर जनरल रहे। इसके बाद जॉन शॉर 1793 से लेकर 1798 तक गवर्नर जनरल रहे। उन्होंने भी हस्तक्षेप की नीति का ही पालन किया। बल्कि हम कहते हैं 1795 में जॉन शॉर के समय में मराठा और हैदराबाद के निजाम के मध्य खड़गा का जो युद्ध हुआ था ना, उसमें निजाम ने अंग्रेजों से सहायता चाहिए थी, परंतु जॉन शॉर ने जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे उन्होंने इनकार कर दिया था कि हम हस्तक्षेप नीति का पालन करेंगे। इस एक्ट के तहत हम देशी राज्यों के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली जो साम्राज्यवादी स्वभाव का व्यक्ति था वह गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। अब उनके समय में द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष की शुरुआत होती है। उन्होंने एक साइड संधि प्रथा की नीति को अपने जमा बनाया था, जिसके माध्यम से देशी राज्य रजवाड़ों को कई तरीके से हड़प लिया था। उसी नीति के तहत द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष की शुरुआत होती है। इस समय जो माधवराव द्वितीय की मौत के बाद पेशवा जो बनता है वह बालाजी द्वितीय बनता है। बालाजी द्वितीय योग्य व्यक्ति था और इस समय पर जो प्रमुख कई मराठा सरदार थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी। 1795 में महाजी सिंधिया की भी मृत्यु हो चुकी थी। इसी तरह से 1800 ईस्वी में आते आते नाना फडणवीस की भी मृत्यु हो चुकी थी। इस तरह इस समय बाजीराव द्वितीय के समय चूंकि एक दुर्लभ शासक दुर्बल शासक था, तो उसके समय मराठा सरदारों में आपसी संघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी। इस समय
ग्वालियर के दौलतराव सिंधिया और इंदौर के जसवंतराव होलकर के मध्य काफी खींचतान चल रही थी, आपस में संघर्ष कर रहे थे। अगर बाजीराव द्वितीय ने ग्वालियर के जो शासक थे दौलतराव सिंधिया का पक्ष लिया और जसवंतराव होलकर से उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया। इसी संघर्ष की कड़ी में बाजीराव द्वितीय ने जसवंतराव होलकर के राज्य पर आक्रमण करके जसवंतराव होलकर के जो भाई थे बिट्टू जी उनकी हत्या कर दी। इससे जसवंतराव होलकर काफी चिढ़, काफी गुस्सा हो गए और उन्होंने पूना पर आक्रमण करके बाजीराव द्वितीय को वहां से खदेड़ दिया और जो रघुनाथ राव का जो दत्तक पुत्र था अमृत राव, उसका एक बेटा था विनायक राव, उसको पेशवा घोषित कर दिया जसवंतराव होलकर ने। इस प्रकार से बाजीराव द्वितीय भगकर अंग्रेजों की शरण में चला गया। उस समय जो अंग्रेज गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम, उसने उनका स्वागत किया, क्योंकि अब लॉर्ड विलियम इस आपसी मराठा के आपसी संघर्ष से पूरा फायदा उठाना चाहता था। अतः अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के मध्य 31 दिसंबर 1802 को बसीन की संधि हुई। बसीन की संधि 31 दिसंबर 1802। काफी महत्वपूर्ण संधि है ये अंग्रेजों के लिहाज से। इस संधि के द्वारा बाजीराव द्वितीय ने लॉर्ड विलियम के जो गवर्नर जनरल थे उसकी सहायक संधि प्रथा को उन्होंने स्वीकार कर लिया। इस संधि की कुछ शर्तें इस प्रकार थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय अपने राज्य में 6000 अंग्रेज सैनिक रखेगा तथा इस सेना के खर्च के लिए 26 लाख रुपया वार्षिक आय के भूभाग में अंग्रेजों को देगा। 6000 सेना रखने के बदले 26 लाख रुपए वार्षिक आय का जो भूभाग है वह किसको देगा? अंग्रेजों को देगा। बसीन की संधि का अनुसार। दूसरी शर्त, पेशवा बिना अनुमति के मराठा राज्य में किसी यूरोपियन को नियुक्त नहीं होने देगा और ना ही रहने की अनुमति देगा। ना तो किसी यूरोपियन को नौकरी देगा और ना ही किसी यूरोपियन को रहने की अनुमति देगा। इसी तरह से तीसरी शर्त रखी गई, पेशवा सूरत से अपना अधिकार त्याग देगा। सूरत पर जो मराठों का अधिकार था उसको अपना अधिकार त्याग देगा। चौथा शर्त क्या रखी गई, भविष्य में किसी राज्य के साथ युद्ध संधि अथवा पत्र व्यवहार बिना अंग्रेजों की अनुमति के नहीं करेगा। भविष्य में किसी राज्य के साथ युद्ध संधि अथवा पत्र व्यवहार बिना अंग्रेजों की अनुमति के नहीं करेगा। इस प्रकार इस संधि को अगर हम देखते हैं तो इससे मराठा राज्य की तो पूरी की पूरी क्षति ही हो जाती है और पेशवा का पद भी एक तरह से पूरी तरह से गिर जाता है। अतः जब बसीन की संधि हुई तो इससे मराठा सरदारों में काफी आक्रोश था। मराठा सरदारों में काफी आक्रोश हुआ और उन्होंने इस संधि पर विरोध जताया। ये संधि बसीन की संधि थी, वह अंग्रेजों के लिए काफी महत्वपूर्ण थी। एक जो उनका चिर प्रतिद्वंदी मराठा साम्राज्य था उनके पैरों तले आ गया था, उनका जो मुखिया था उनके पैरों तले आ गया था और सारी कुछ जो कूटनीति थी वह अंग्रेजों को डिसाइड करनी थी पेशवा के लिए। इस प्रकार से अंग्रेजों के लिए तो बसीन की संधि काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, परंतु मराठा सरदारों के लिए काफी सोचनीय स्थिति उत्पन्न कर देती है। अतः इस संधि के परिणाम स्वरूप द्वितीय आंग्लो-वैश्विक संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। कैसे? मई-जून 1803 में बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने पुनः पेशवा बना दिया, परंतु मराठा सरदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया। सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया, नागपुर के भोसले ने युद्ध की तैयारियां करना शुरू कर दिया, परंतु होलकर जो इंदौर के होलकर थे और वह उनसे अलग रहे, क्योंकि सिंधिया और उनसे उनका आपसी संघर्ष था, तो होलकर इससे अलग रहे। दूसरी ओर जो बड़ौदा के गायकवाड़ थे वे अंग्रेजों के मित्र थे, अतः उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध काम करने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर लॉर्ड विलियम चूंकि एक साम्राज्यवाद व्यक्ति था, जब युद्ध की तैयारियां मराठा लोग कर रहे थे तो उन्होंने भी युद्ध की तैयारियां करना शुरू कर दिया और 7 अगस्त 1803 को मराठों के विरुद्ध उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी और अपने 2 प्रमुख सेनानायक आर्थर वेलेस्ली जो लॉर्ड विलियम के भाई भी थे और जनरल लेक के नेतृत्व में 2 अलग अलग स्थानों से 2 शक्तिशाली सेनाएं मराठों के विरुद्ध भेजी गई। सर्वप्रथम आर्थर वेलेस्ली ने अरगांव के युद्ध में भोसले को पराजित किया। अरगांव के युद्ध में भोसले को पराजित किया और भोसले को विवश होकर 17 दिसंबर 1803
को देवगांव की संधि करनी पड़ी। 17 दिसंबर 1803 को देवगांव की संधि करनी पड़ी। देवगांव की संधि के अनुसार भोसले ने वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। हाँ, उसमें एक शर्त यह थी कि जो सेना रखने का नियम था इस संधि का, जो उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा कर्टक और वर्धा के क्षेत्र के अंग्रेजों को उसने सौंप दिया। अतः आर्थर वेलेजली ने भोसले को पूरी तरह से पराजित किया और उनको संधि के लिए विवश कर दिया। दूसरी ओर जनरल लेक ने उत्तरी भारत का विजय अभियान अपना जारी रखा और जो उत्तरी अभियान उत्तरी भारत की ओर जो मराठा सरकार थे, ग्वालियर के सिंधियों का अच्छा वर्चस्व था और लासवाड़ी का युद्ध लाया गया था। उस लासवाड़ी के युद्ध में सिंधियों को पूरी तरह पराजित किया और 30 दिसंबर 1803 को ग्वालियर के सिंधिया ने भी अंग्रेजों के साथ सूर्य अर्जुन गांव की संधि की। सूर्य अर्जुन गांव की संधि की भोसले ने देवगांव की संधि की थी और 30 दिसंबर 1803 को इसने सिंधिया ने सूर्य अर्जुन गांव की संधि की। संधि के अनुसार दिल्ली, आगरा, गंगा यमुना दोआब, बुंदेलखंड, बड़ौच, अहमदनगर का दुर्ग, गुजरात के कुछ जिले और जयपुर और जोधपुर अंग्रेजों के प्रभाव में आ गए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भोसले और सिंधिया अंग्रेजों से पूरी तरह पराजित हो जाते हैं और सहायक संधि करने के लिए विवश हो जाते हैं। दूसरी ओर अब होलकर ने भी अंग्रेजों के साथ संघर्ष छेड़ दिया था। 1804 में उन्होंने संघर्ष छेड़ दिया था। उस समय कर्नल मॉनसन और जनरल मूरे जो अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने इंदौर के दुर्ग का घेरा डालना शुरू कर दिया। हालांकि होलकर वहां से निकल गया और भरतपुर की ओर आ गया। भरतपुर में जनरल लेक वगैरह ने काफी टाइम वेस्ट किया, वहां पर काफी धन भी खर्च किया। इसके अलावा होलकर उनकी पकड़ में नहीं आया। अंग्रेजों से हालांकि वो पराजित हो गया था, बाद में पराजित होकर वे भागकर पंजाब चला गया, तो उसके बाद उनकी इतनी जानकारी नहीं मिलती। इस प्रकार से लाल बरेली के समय द्वितीय आंदोलन शुरू लड़ा गया, जिसमें उन्होंने मराठा सरदारों को पूरी तरह से पराजित करके उनको सहायक संधि स्वीकार करने के लिए बातें किया। अब हम बात करेंगे तीसरा मराठा संघर्ष। लॉर्ड वेलेजली की विस्तारवादी नीति के कारण अगस्त 1805 ईस्वी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट ने उनको वापस इंग्लैंड बुला लिया। उसके स्थान पर वापस लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। हालांकि कुछ महीनों बाद ही गाजीपुर की मृत्यु हुई। उनके बाद जॉन बार्लो को गवर्नर जनरल बनाकर भेजा। उसने भी हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। इसके पश्चात लॉर्ड मिंटो को गवर्नर जनरल बनाया गया था, साथ में उसने भी हस्तक्षेप नीति का पालन किया। 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने गवर्नर जनरल बनकर भारत आए और उन्होंने गौड़ साम्राज्यवादी नीति का पालन करते हुए उन्होंने सोच लिया था कि पूरे मराठा राज्य को जो बचे हुए उनको अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाना है और इन शक्तियों को नष्ट करके फिर से भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित करना है। अतः वो मौके की तलाश में रहे, इस प्रकार से मराठाओं को मौका दे। इस प्रकार से उन्होंने मौका भी दिया। पेशवा अब जो बाजीराव द्वितीय थे वे भी अंग्रेजों से काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि उनकी मांग काफी धन दौलत की वो मांग समय के साथ साथ करते रहते थे। इसलिए पेशवा के पास इतनी धन दौलत भी नहीं थे, वे काफी परेशान हो गए थे। वो वसीम की संधि से मुक्त होना चाहते थे पेशवा बाजीराव द्वितीय। अतः उन्होंने सिंधिया, भोसले और होलकर से लोग समझौता करना शुरू कर दिया। इस समय पेशवा बाजीराव द्वितीय और गायकवाड़, गायकवाड़ के मध्य खंडनी यानी कि खराज को लेकर मतभेद चल रहा था। खराज की मात्रा को लेकर मतभेद चल रहा था। अतः गायकवाड़ ने अपना एक व्यक्ति गंगाधर शास्त्री को अंग्रेजों की देखरेख में पूना भिजवाया कि आप बाजीराव द्वितीय से बात करो, पेशवा से खराज के संबंध में जो भी कमियां हैं उनको दूर की जाए। परंतु इसी तरह पेशवा बाजीराव द्वितीय का एक प्रमुख अधिकारी था त्र्यंबक जी ने उसकी हत्या कर दी गंगाधर शास्त्री का। चूंकि अब गंगाधर शास्त्री अंग्रेजों की देखरेख में पूना गए थे, तो अब गायकवाड़ ने अंग्रेजों से कहा, अंग्रेजों ने भी इसको अपनी क्षति समझा, क्योंकि उनकी देखरेख में सब कुछ हुआ था। अतः पेशवा जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे एल्फिस्टन मराठा में, उन्होंने मांग की कि उस त्र्यंबक जी को उनको सौंप दे। त्र्यंबक जी को उन्होंने पकड़ भी लिया और एक साल तक वो कैद में भी रहे, लेकिन एक साल के पश्चात वे उन्हें छूट कर भाग गए। तो लॉर्ड एल्फिस्टन जो रेजिडेंट थे अंग्रेज, उन्होंने पेशवा बाजीराव द्वितीय पर आरोप लगाया कि आपने उसको यहाँ से निकलवाया है। इस प्रकार से पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य मनमुटाव
उत्पन्न हो गया और अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को किरकी नामक स्थान को पूरी तरह से पराजित किया, इसके पश्चात अंग्रेजों का संघर्ष भोसले सिंधिया से भी छिड़ गया। नवंबर 1817 की हम बात करें तो अप्पा साहिब जो भोसले थे वे सीतालबद्दी नामक स्थान पर पूरी तरह से पराजित हुए, किससे? अंग्रेजों से। और पराजित होने के पश्चात वे पंजाब आ गए, पंजाब से वे जोधपुर आए, 1840 तक वे जोधपुर में रहे, वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। इसी तरह से 21 दिसंबर 1817 को जो महिदपुर का युद्ध हुआ था जिसमें होलकर अंग्रेजों से बुरी तरह पराजित हुआ और जनवरी 1818 में होलकर ने मंदसौर की संधि की और उसके द्वारा उन्होंने साहिब संधि को स्वीकार कर लिया। इसी तरह से पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम रूप से फिर से अंग्रेजों से पराजित हुआ। दो संघर्ष लड़े गए, जनवरी 1818 में कोरेगांव का युद्ध हुआ और फरवरी 1818 में अष्टी का युद्ध लड़ा गया। इन दोनों युद्धों में कौन पराजित हुआ? बाजीराव द्वितीय पूरी तरह पराजित हुआ और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। 1818 में आत्मसमर्पण कर दिया, अंग्रेजों ने पेशवा पद को ही समाप्त कर दिया और बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के निकट पिट्ठू नामक स्थान पर भेज दिया। सत्तारा का जो राज्य था छत्रपति का, वहां पर शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को दे दिया। इस प्रकार से नामांतर के रूप में उनका शासन में चलता रहा। इस प्रकार से पूरे मराठा राज्य पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तीनों आंग्ल संघर्ष के परिणाम से। तो मैंने आपको आज आंग्ल संघर्ष के बारे में जानकारी दी। अगली क्लास में किसी दूसरे टॉपिक के साथ मुलाकात की।